नमस्कार। आज सौभाग्य से अपने साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पेशे से चिकित्सक हैं और इन्होंने एक ऐसे इशू पे पुस्तक लिखी है जो भारतीय न्याय व्यवस्था पे एक करारा तमाचा है। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अमित जी का। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। दिव्य रश्मि में आपका स्वागत है। आज इस पुस्तक के राइटर हैं सर, उनके साथ आज मैं चर्चा कर रहा हूं। सौभाग्य से आज वैश्विक हिंदू राष्ट्र सम्मेलन में सर से मुलाकात हुई है। हम लोग यहाँ गोवा में उपस्थित हैं और गोवा के सभागृह में ही सर के साथ वार्ता हो रही है। सर, चिकित्सक होते हुए आप अचानक से इतने बड़े मुद्दे पे कैसे आ गए? तो इस विषय पर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। आज से सिर्फ 3 वर्ष पहले कुछ भी ज्यादा जानना नहीं था। तो ऐसे ही एक फंक्शन में मैंने एडवोकेट वीरेंद्र जी को मिला जो डबल केस में लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनसे मेरी बात हुई। तो उनसे मैंने पूछा इस केस के बारे में, तो उन्होंने काफी हंसने लगे और बोला कि हर 2-3 साल में अलग 2 लोग को पकड़ ले आते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों और ऐसे 3 बार खुली होती हो चुके हैं उनके हिसाब से। तो मुझे बहुत अचरज लगा इस बात पर। उन्होंने ऐसे कैसे हो सकता है, आप देख लीजिए, आप सर्च कर लीजिए। फिर मैं घर गया और मैंने ढूंढने के करीब जनवरी या दिसंबर 19 या जनवरी 20 के बाद तो मैंने देखना चालू किया, थोड़ा सर्च करके। तो बहुत सारे नाम मिल गए उसमें और वो सही बोल रहे थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं केस को। फिर मैंने देखना शुरू किया और फिर मैंने सुना कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है ये केस में, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। फिर मैंने बाकी केसेस देखना शुरू किया। तो बाकी केसेस देखने शुरू किया तो मुझे प्रॉब्लम मुझे केसेस जो हम बात कर रहे हैं, ये बुक जो है ये 4 तथाकथित रैशनलिस्ट के मर्डर्स के ऊपर है। तथाकथित यानी हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर थे जो पुणे में एक संस्था चलाते थे और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र के नाम से एक पॉलिटिशियन थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिशियन थे, गोविंद प्रसाद जो कोल्हापुर के थे। और एक MM कालगुर्दी थे जो बेंगलुरु में थे और जो लिंगायत वैष्णव का और चौथे पर्सन थी जिसके ऊपर लिखा है वो गौरी लंकेश करके एक जर्नलिस्ट थी जो लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट थी, नक्सलवादी थी और काफी चौथा जो था वो गौरी लंकेश था जो जर्नलिस्ट थी, लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट थी और जो कि नक्सलवादियों से काफी गहरे संबंध। ये चारों लोगों के मर्डर के ऊपर जो उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुई उस पर सर, ये एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई थी कुछ साल पहले कांग्रेस के द्वारा, हिंदू टेररिस्ट। कहीं उसी का तो अंजाम ये चारों घटनाएं नहीं थी? देखिए, उनका जो पूरा एफर्ट बोल सकते हैं, पूरा प्रयास था यही दिखाने के लिए था कि ये सब जो मर्डर्स है ये एक संस्था है जो हिंदूवादी संस्था है जो टेररिस्ट है और उन्होंने ये सब मर्डर किए हैं। लेकिन ये दिखाने के चक्कर में और ये जबरन दिखाने के चक्कर में मैं बोलूँगा इन्होंने जो एक्चुअल मर्डरर्स हैं उनको कभी ढूंढा नहीं। आपने सर रिसर्च किया ये चारों मर्डर पे, एक एक कर हम आपसे पूछते हैं। पहले सबसे ज्यादा चर्चित मर्डर केस था गौरी लंकेश का। वो तो खुद एक कम्युनिस्ट विचारधारा की पत्रकार थी, उनके जीते जी उन्हें कोई जानता नहीं था और मरने के बाद मीडिया ने, तो इसमें सर मीडिया भी दोषी है? जी वो तो है। अभी देखिए, हम किसी के मर्डर का भी समर्थन नहीं करते, विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं होता है सब चीजों का। तो और वो कोई बहुत जानी मानी ऐसे जर्नलिस्ट भी बट नक्सलवादियों से उनके काफी संबंध थे और जिस दिन उनका मर्डर हुआ उस दिन तो उन्होंने
एक दो ट्वीट भी किए थे ट्विटर पे कि हम कॉमरेड्स को आपस में मिलकर चलना चाहिए और जो हमारे कॉमन एनिमीज हैं उन पर हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये उनको और पीस मतलब शांति तो आपस में उनके कुछ होता है कुछ, लेकिन ये एंगल को कभी किसी ने देखा नहीं। और ऊपर से सिद्धारामैया जी की सरकार थी, उन्होंने इनको ही अपॉइंट किया था नक्सलवादियों से नेगोशिएटेड सरेंडर करवाने के लिए, जो हुआ नहीं। अब क्या वो वजह थी उसके मर्डर की बोल नहीं सकते, लेकिन उस डायरेक्शन में किसी ने देखा नहीं है कि क्या एग्जैक्टली हुआ उस दौरान, क्योंकि वामपंथी तो रेडी थे, जैसे उनका पूर्ण कुछ ही घंटों के अंदर पोस्टर लेके निकल चले थे। तो इतना जल्दी आपने सब पोस्टर रैली सब 2-4 घंटे के अंदर ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं? सर मतलब उनको पहले से पता था या उन्होंने ही किया है? बोल नहीं सकते, ये एक पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि ये कहकर सिर्फ डिस्कस कर दिया गया है इसको कि नहीं वो तो हम में से ही एक थी, तो हम उसको कैसे मार सकते। तो इसमें सर जो आप चारों घटनाएं लिखे हैं इसमें, इन चारों घटनाओं में कोर्ट का एंगल क्या था, मीडिया का क्या था, ये सारी चीजों का शायद आपने चर्चा किया होगा इसमें। हमारे दर्शकों को जरा एक बार बता दें कि आपको क्या लगा था कोर्ट का एंगल और मीडिया का एंगल? जी देखिए, कोर्ट में एक तो जो अलग अलग कोर्ट में है जैसे एक कोर्ट जैसे और क्या हो रहा है कि इनमें मल्टीपल एजेंसीज में भी केस फाइल किए हुए हैं, जैसे यूएपीए का अलग केस चल रहा है और जो मर्डर क्राइम केस है वो अलग चल रहा है, और जैसे एक केस में आदमी को बेल होने की संभावना होती है उसके ऊपर दूसरे एक्ट में चार्ज कर दिया जाता है, जैसे कि उसको अंदर ही रखा जाए। तो इस तरीके से मैनिपुलेशन होते हैं कोर्ट में। इस तरीके से डेट पर डेट तारीख पर तारीख जो बोलते हैं तारीख पर तारीख होती जाती है, जैसे कि मैटर नहीं चलाया है। सीबीआई खुद तारीख पे तारीख लेती जाती है, जैसे कि उनको मैटर नहीं चलाया है। अभी दाभोलकर केस तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉब्लली भारत का एकलौता केस होगा जिसमें जो अरेस्टेड लोग हैं, अक्यूज लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि प्लीज मैटर चलाओ, और सीबीआई भाग गई है उन्होंने चलाया, और सीबीआई को टाइम पे टाइम मारती है। सर फाइनली अभी ट्रायल चल रहा है, अभी ट्रायल शायद खत्म भी हो जाएगा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि जो मीडिया को हर दिन बाइट देते जाते हैं, जो मीडिया को हर दिन कुछ न कुछ मनगढ़ंत कहानियां सुनाते जाते हैं, और मीडिया आर्टिकल पे आर्टिकल छापती जाती है मसाला मिर्च मसाला मार के, वो जब कोर्ट में समय आता है एविडेंस प्रोड्यूस करने का तो किस तरह भाग रहे हैं। सर इसमें दाभोलकर केस में जहाँ तक मुझे याद आता है कि उस समय के जो सिटिंग जज साहब थे, ऑनरेबल जज साहब, वो खुद भी किसी न किसी तरह से इनके साथ इन्वॉल्व थे, था उनके फैमिली बैकग्राउंड से हो, तो लीगली उनको तो ये चार्ज लेना भी नहीं चाहिए था। नहीं बिल्कुल भी नहीं, उनके फादर जो थे वो दाभोलकर के काफी क्लोज एसोसिएट थे, और वो भी यही कैटेगरी में जो नेशनलिस्ट कैटेगरी में आते थे, और दाभोलकर जी के साथ में मिलकर उन्होंने एक जो एंटी सुपरस्टिशन अंधश्रद्धा निर्मूलन बिल था वो भी ड्राफ्ट किया था। तो उनके कई सालों के बहुत पुराने संबंध थे इस परिवार के साथ में, और नॉर्मली जुडिशियल प्रोसेस में ऐसा होता है कि अगर कोई जज का कोई पर्सनल लिंक होगा जो ट्रायल हो रहा है जिसका, तो वो अपने आप को रिक्यूज करवा देते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ये केस हम नहीं सुनेंगे क्योंकि इसमें हमारा नॉन पर्सन है, तो हम ये केस नहीं सुनेंगे। लेकिन ये केस में इन्होंने केस तो उनके पास सुनना नहीं था, उन्होंने मान के लिया हुआ है, और फिर उसको कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन बिठाकर एकदम उन्होंने लास्ट तक चार्जशीट फाइल होने के बाद भी मॉनिटरिंग चालू रखा। और ये मैं बोलूँगा एक तरह से कि ये चार्जशीट उन्होंने मॉनिटरिंग चालू रखा, ये क्योंकि उनको खुद को चार्जशीट फाइल होने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि सीबीआई सही कर रही है या नहीं, क्योंकि वो बार बार रिमार्क करते रहे सीबीआई को कि आप जो एविडेंस आप मीडिया को लीक कर रहे हैं वो हमारे को दिखाइए, आप हमारे सामने एविडेंस दिखा नहीं रहे और मीडिया में आया कुछ छप रहा है, तो आप जो एविडेंस मीडिया को दिखा रहे हैं वो एविडेंस कोर्ट को भी दिखाइए, जो कि ऑब्वियसली है नहीं। इन केसों में जो देखने को मिलता है सर, कोर्ट का भी एंगल जो था वो किसी न किसी तरह से ये साबित करना था क्राइम मुसलमानों ने किया,
खासकर मालेगांव ब्लास्ट केस में देखिए, हाथ मुसलमानों का था, लेकिन उसको मोड़ दिया गया हिंदू टेररिस्ट के नाम पे, हिंदू आतंकवाद। तो ये क्या बहुसंख्यक के साथ मजाक नहीं? आप जिस देश में हैं वो विशुद्ध तौर पे हिंदुओं का राष्ट्र है, हिंदू की बहुलता है, उसके बावजूद हर एंगल पे किसी भी चीज में अगर किसी की मर्डर हो जाती है तो विक्टिम जो होता है हमेशा हम लोग हिंदू को ही दोषी के ऊपर बनाते हैं। जी देखिए, ये जो हिंदू टेरर नैरेटिव है, इसके ऊपर एक आरवीएस मणि जी हैं जो पहले सिविल सर्विस थे और काफी हाई पोजीशन में होम मिनिस्ट्री में, उन्होंने बहुत क्लियरली वर्णन किया है कि किस तरीके से वो एक मीटिंग में गए जहाँ पर दिग्विजय सिंह और एक और मिनिस्टर बैठे थे और चिदम्बरम और उस मीटिंग में एक और पर्सन बैठे थे जिनको उन्होंने बाद में आइडेंटिफाई किया कि वो हेमंत करके थे। वही हेमंत करके जो कसाब के हाथों मारे गए होंगे। और ये जो टेरर नैरेटिव जो बनाना था पूरा, वो वहां से शुरू हुआ क्योंकि उनको ये जानकारी थी कि मालेगांव ब्लास्ट जो किया है वो इस्लामिक संगठनों ने किया है, लेकिन उनको ये घुमाना था कि ये हिंदू टेरर है। और इसलिए उन्होंने काफी कुछ मेहनत किया हिंदू जो एक्टिविस्ट हैं उनको घेर के उनको अरेस्ट करने के लिए, और जो मुसलमानों को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके थे उनको उन्होंने छोड़ दिया, ये नहीं किया। तो इस दौरान आप देखेंगे तो ये मैटर को भी कर रहे थे और उनको एक कभी ऐसी हिंदू संस्था चाहिए थी ढूंढने के लिए जो नाम दे सके कि ये भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हम सिमी को हम बैन कर रहे हैं तो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम इसको घोषित करेंगे, और उन्होंने सनातन संस्था को टारगेट किया। लेकिन वो केस जो हुआ था वो गोवा ब्लास्ट केस था 2008 में 2009 में, और उस केस में भी एक गोवा ATS थी उस समय के अंदर उसमें भी उन्होंने यही कोशिश की थी कि सबको टेररिज्म एक्ट पर चार्ज किया जाए, लेकिन जितने लोगों को उन्होंने चार्ज किया था सबके सब अक्विट हो गए। एनआई कोर्ट ने हर एक इंसान को उसके से टेररिज्म चार्ज से अक्विट कर दिया, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर उन्होंने ये करवाना शुरू किया कि जो दूसरे जो ये खून हुए हैं उनसे किसी तरह जोड़ा जाए, क्योंकि दाभोलकर का सनातन संस्था का बहुत नोन और ओपन प्रॉब्लम था। क्योंकि जहां पर भी दाभोलकर जाते थे अपनी विचारधारा फैलाने के लिए, वहां पर जो उनका जो हम अंधश्रद्धा निर्मूलन के नाम पर बहुत सारे हिंदू विरोधी कार्य भी करते थे, और ये मैंने किताब में डिटेल में लिखा है कि किस तरीके के उनके कार्य रहते थे। तो उसको जगह पर ही वहीं पर जहाँ पर वो ये सब एक्टिविटी करते हैं वहां पर अपोज करने के लिए हर जगह पर संस्था के लोग होते थे, और संस्था ने बहुत कुछ किया था उनके खिलाफ। कोर्ट में भी राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी उनकी डॉक्यूमेंट्स निकाले थे, और उनकी संस्था ने बहुत सारे फाइनेंशियल धांधली हो गई थी जिनका जिक्र है बुक में, और वो सब एक्सपोज करने में भी सनातन संस्था के अलावा बाकी भी हिंदूवादी संगठनों का हाथ थे जिन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन निकाला था, पता करने के लिए कि ये आखिर तुम दुनिया को ज्ञान देते हो, तुम्हारी क्या जरूरत होती है। तो इसलिए उनका निकाला था, और उनकी बहुत सारी चीजें मिली थी जिनके ऊपर कोर्ट में एक्शन भी हो रहा था, जो यानी जैसे उनके नक्सलवादियों से संबंध निकले थे उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, उनके थोड़े कार्यकर्ता थे जो अरेस्ट हुए थे नक्सलवाद के प्रयास में। उनके जो मैगजीन्स हैं उनमें लिखने वाले वो लोग हैं जो भीमा कोरेगांव केस में प्रधानमंत्री को मारने की साजिश में जेल में हैं, वो लोग इनके मैगजीन में कॉन्ट्रीब्यूटर थे। तो बहुत सारे इनके जो, और मराठी पेपर में लिस्ट में भी छपा था जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसकी रिपोर्ट में इनकी संस्था का नाम आया था, नक्सलवादी लिंक है। तो ये सब होने के बावजूद इन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको पॉलिटिकल काफी शरद पवार की नाम, क्योंकि आज भी इनकी जो ट्रस्ट है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, वो ट्रस्ट के आज भी उनके जो फाउंडिंग चेयरमैन है वो शरद पवार के भाई प्रताप पवार है। इसलिए उन हर जो प्रॉब्लम का 5-5, 6-6 साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुए, करोड़ों रुपए बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं, एफडी में डिपॉजिट हो रहे हैं संस्था के,
म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट हुए और उनका कोई रिटर्न फाइल नहीं हुआ, 500 रुपया जुर्माना उनको छूट गया। और दूसरे की संस्था होती तो उसे पूरा सीज कर लिया। तो जो आप बोल रहे हैं कि ये सब बातें हैं ना, जो ये मीडिया में हाईलाइट हुई नहीं है, इनको एक पुटरे किया गया है कि ये कोई संत महात्मा है जो लोगों की भ्रमित जिंदगी को सुधारने में चले थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कोई भी किसी के, मैं बोलूंगा, किसी की विचारधारा सुधारने के लिए क्या आपको कोर्ट में जाकर ऐसी याचिका दर्ज करना पड़ता है कि आप गणपति भगवान का मूर्ति मैक्सिमम सिर्फ चेंज कर रख सकते हैं घर में? क्या आप ऐसी एक्ट ड्राफ्ट करेंगे जिसमें आपको, जैसे आपने शिखा रखी है, वो शिखा रखना मना है? किस लेवल पे ये विचार है इंसान को, ये सब जो किए हुए हैं इससे समझता है। ये डेफिनेटली ऐसे कोई वाइपरिज्म उसके खिलाफ है, शिव प्रतिष्ठान उसके खिलाफ है, सनातन उसके खिलाफ है, हिंदू जनजागृति उसके खिलाफ है, बहुत सारे। खाली ऐसा नहीं कि सिर्फ, और सबको यही लग रहा था कि ये तो हिंदुओं को फंसाने के लिए ही तो कहीं उन्हीं लोगों ने मर्डर प्लान तो नहीं किया। उनको ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि उनको फंसाने के लिए किया गया, बट उनका जो मर्डर हुआ है उस दौरान क्या कर रहे थे वो देखना जरूरी है। वो उस समय जो एजुकेशन में इन्वॉल्व थे, वो जाट पंचायत की जातिवाद के विरुद्ध एजुकेशन था उस समय। और जो जाट पंचायत के खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किए थे, और जस्ट प्रीवियस एक दिन पहले जब उनका मतलब उसके पहले उनका ये भी हुआ था, दूरदर्शन में भी उनका इंटरव्यू छपा उसी विषय पर। तो दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बिजनेस लेवल में, फाइनेंशियल के भी उनके सोल्यूशंस थे, नक्सलवाद के भी उनके लिंक्स थे, और बहुत सारे बाबा वगैरह ऐसे थे जिनको उन्होंने टारगेट किया था उनकी संस्था के थ्रू, वो भी नाराज थे उनसे। तो ये सब बातें आई हैं किताबों में। तो ये सब को छोड़ के आपने क्या कर दिया, आप सिर्फ जितने सनातन संस्था के आश्रम है वहां पर रेड मारना शुरू कर दिया, जितने वहां के कार्यकर्ता हैं उनको उठा के अरेस्ट करके मारपीट के उनसे भी बुलाने की कोशिश शुरू की। तो आपने कहीं दूसरा देखना समझा ही नहीं कि दूसरा कोई कर भी सकता है ऐसे। आपने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया और उनके ही आप कार्यकर्ता को उठा दिया। भारत में सर 1947 में सो कॉल्ड आज़ादी तो मिल गई, लेकिन क्या हिंदुओं को वो राष्ट्र मिला जिसकी कल्पना 526 राजाओं ने की थी? 526 राजा एक साथ इकट्ठे इसलिए हुए थे कि हमें बृहद हिंदू राष्ट्र मिलेगा, लेकिन नतीजा क्या मिला? आज यहाँ हिंदू अपने धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं कुछ दुष्टों की वजह से। और आप जैसे चिकित्सक को भी लिखना वो पड़ रहा है, जो एडवोकेट को भी संभव नहीं है इतना सारे तथ्यों को एक साथ लेकर बैठ जाना। आपने सर बहुत बड़ा काम किया है, खासकर ये एक केस स्टडी हो सकती है सभी अधिवक्ताओं के लिए। हम सभी अधिवक्ताओं से आग्रह करेंगे, खासकर भारत की जनता, सभी तमाम जनता से आग्रह करेंगे जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, कम से कम ये पुस्तक जरूर पढ़ें और इसे अपने पास रखें और दूसरे को भी पढ़ने के लिए एनकरेज करें। सर कैसे प्राप्त होगा हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, किताब अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, द रैशनलिस्ट मर्डर्स डायरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इवन किंडल पर भी उसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, और पढ़ेगा इंडिया का प्लेटफॉर्म है जिस पर भी तो आप तीनों जगह से ले सकते हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।